पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। तो जो स्वदेशी मूवमेंट है इसको मतलब क्राउनिंग अचीवमेंट ऑफ नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स। तो एक पहली इतनी बड़ी तहरीक हिंदुस्तान में चलाई गई थी 1905 में। अब ये पूरा जुड़ा हुआ है बंगाल से, पार्टीशन ऑफ बंगाल या तकसीम बंगाल। तो बंगाल जो उस टाइम का या बंगाल उस टाइम का एक बहुत बड़ा इलाका था। अगर आप देखोगे तो तकरीबन 1,89,000 स्क्वायर किलोमीटर्स इसका एरिया था और अराउंड 80 मिलियन या 78.5 कुछ किताबों में लिखा गया है इसकी पॉपुलेशन थी। और ये मतलब आज का जो हमारा वेस्ट बंगाल है, उसके बाद जो ईस्ट बंगाल था, बांग्लादेश जो है, फिर इसमें आसाम के इलाके हैं और भी बहुत सारे इलाके। तो बहुत बड़ा है, यानी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुल्क था बंगाल। और अब देखिए इसमें जो हुआ क्या था कि बड़े टाइम से जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो रीएडजस्टमेंट ऑफ बाउंड्रीज, क्योंकि इतना बड़ा इलाका था उनके लिए अपने आप में सरदर्द बना हुआ था। खास तो जो वहाँ एक फेवाइन या कहत हुआ था उड़ीसा में इन 1866, उसके बाद तो उनको ये लगा था कि दैट इज साइज, यानी बहुत बड़ा इसका साइज है और ये मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बड़ा मुश्किल है इसको एडमिनिस्टर करना। तो एक लॉन्ग प्रोसेस चला। हम देखते हैं एंड्रू फ्रेजर, प्रेस्ले, ओल्डहाम और नोटेबली यानी सबसे बढ़ के लॉर्ड कर्जन, उन्होंने इसमें बड़ा रोल प्ले किया इस बंगाल को पार्टीशन करने में, इसके हिस्से करने में। अच्छा, इन 9 फरवरी 1905 ए न्यू प्रोविंस जिसको ईस्ट बंगाल कहा जाता था एंड आसाम, तो इसमें चिटागोंग, ढाका, राजशाही डिवीजन, फिर त्रिपुरा, मालदा और आसाम। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कंसेंट दी थी 1905 में। अनाउंसमेंट वाज मेड ऑन 19 जुलाई 1905 और उसके बाद फॉर्मल प्रोक्लेमेशन इट वाज ऑन 1 सितंबर एंड पार्टीशन वाज अफेक्टेड, यानी पार्टीशन जो हुआ था इट वाज ऑन अक्टूबर 16 1905। तो बंगाल तकसीम हुआ। अब जो ब्रिटिशर्स थे तो वो तो ये कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा इलाका है, यानी टू बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन या कंपल्शन, तो ये एक इतना बड़ा इलाका है तो हमारे लिए भी वो समझ ये दलीलें दे रहे थे कि हमारे लिए भी सरदर्द बना हुआ है। फिर वो मतलब आर्गुमेंट्स पेश कर रहे थे कि ये फायदा मंद रहेगा यहाँ के लोगों के लिए, खासकर जो कमर्शियल बेनिफिट्स उसके हैं, खासकर जो आसाम में वो टी गार्डन्स थे, फिर कोल का, ऑयल का, फिर रेलवे लाइन के बारे में उन्होंने कहा। तो ओवरऑल वो उसके कमर्शियल बेनिफिट्स यानी इकोनॉमिकली ये बड़ा अहम मतलब बड़ा सिग्निफिकेंट रहेगा हिंदुस्तानियों के लिए, बंगालियों के लिए। तो इससे मतलब फायदा ही फायदा होगा खासकर आसाम के लोगों को। लेकिन जो जिस तरह इसकी डेमोग्राफिक स्टडी यानी जो पार्टीशन किया गया, फिर ऑन द बेसिस ऑफ यानी जब उसमें जो लोग तकसीम हुए, ज्योग्राफी तो हुई, ज्योग्राफी के साथ लोग हुए, तो जो वो पूरा देखा गया उसमें रिलीजन, लैंग्वेज, तो उससे ये समझ में आ गया था कि ये ऐसा भी नहीं मामला था कि वो लोग सिर्फ इसको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तकसीम करवा रहे थे। जिस तरह सुमित सरकार कहते हैं कि 1903 के बाद तो उनके लिए ये कोई मसला ही नहीं रहा था, ये जो इस वजह से एडजस्टमेंट ऑफ बाउंड्रीज। तो अगर आप इसमें डिस्कस करेंगे कि एक बंगाल जो उस टाइम का हुआ सीट ऑफ थिंकिंग या मतलब मोबिलाइजेशन या मूवमेंट, एजुकेशन वगैरह उसका सेंटर बना हुआ था। और वो समझते थे कि जो हिंदू बदल लोग हैं ये मतलब एक बड़ा सरदर्द है। और साथ साथ में उनको ये पता चल गया था कि किस किस इलाके में मुसलमानी ने सेंसस के बाद बंगाल की किस किस इलाके में मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है। तो वो एक अपीजमेंट का भी एलिमेंट था कि हम वो बंगालियों को या हिंदूज को या जो राइजिंग वो नेशनलिज्म की करंट थी उसको तोड़ने के लिए हम मुसलमानों का इस्तेमाल करें। और वही हुआ, यानी जो इसलिए वो कहता था कि बंगाल यूनाइटेड इज पावर। और फिर कर्जन तो यही कहता था उनको कि बेस्ट वायर प्लोरस फॉर दी ओरेटर्स, तो बिल्कुल यानी बहुत ज़्यादा जो बोलने वाले थे।
तो इसी तरह से एक जो वो लैंड ओनिंग ने, वो जो बदलों का लैंड ओनिंग ओनिंग मनी लैंडिंग प्रोफेशनल क्लर्कल जो क्लास था उसका जोर तोड़ने के लिए उन्होंने कहा कि हम इसको बंगाल को ही तोड़ेंगे। तो वही यानी मुसलमानों को एक तरह से किया, फिर हिंदू दूसरे में मेजॉरिटी, एक में मुस्लिम मेजॉरिटी में आ गए, फिर वह लैंग्वेज का मसला था। तो ओवरऑल ये था कि बंगाल जो उस टाइम का सीट पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की एक सीट, या जहाँ से मूवमेंट्स उठ रही थी, या जहाँ से वो एक नेशनलिज्म की या एक पेट्रियाटिज्म की फीलिंग फैल रही थी, तो उसको तोड़ने के लिए बंगाल को तोड़ा गया। अच्छा, आप देखिए जो नेशनलिस्ट थे तो 1903 से ही उन्होंने इसकी मुखालफत की थी। तो उस टाइम जो इंटरनेशनल सिनेरियो भी था, यानी जो दुनिया भर में वाक़ा जो बॉयर वार्स हो रहे थे, जिसमें जो इंग्लिश को मतलब वो रिवर्स फेस करने पड़े, शिकस्त फेस करनी पड़ी 1880 से 81 तक, फिर 1899 से 1902 तक। उसके बाद उस टाइम का जो एक और बड़ा जो मसला हुआ था कि इट वाज चाइनीज बायकॉट ऑफ अमेरिकन गुड्स। तो अमेरिका में वो इमिग्रेशन जो आज भी वहाँ मसला है, तो वो उन्होंने उस पर इमिग्रेशन पे पाबंदी लगाई थी। तो चाइनीज ने ये फैसला किया कि हम बायकॉट करेंगे अमेरिकन गुड्स का। तो वो उसी को यहाँ पे यानी इमिटेट या एम्यूलेट करने के लिए तहरीक चलाई गई। अब जो पार्टीशन, ये बात नहीं सुनी गई किसी की, यानी जितने भी लोग वो नेशनलिस्ट थे जो इसके खिलाफ बोल रहे थे कि आप बंगाल को तकसीम ना करें, तो किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। तो एट लास्ट अब उसका जो जवाब आया, वहाँ एक था न्यूज़पेपर संजीवनी और हितवार्ता, तो उन्होंने 22 और 25 जून 1905 को ये कहा कि जो चाइनीज ने अमेरिकन गुड्स का बायकॉट किया है, तो यही यहाँ पे भी करना है कि हम भी बायकॉट करेंगे जो ब्रिटिश गुड्स है, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स है। तो इसी वजह से अब पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ यहाँ पे तहरीक चली, जिसको हम कहते हैं बायकॉट और स्वदेशी मूवमेंट। अच्छा, आप देखिए 7 अगस्त 1907 जो फॉर्मल रेजोल्यूशन ऑफ बायकॉट, इट वाज पास्ड इन अ मीटिंग इन कलकत्ता टाउन हॉल, 7 अगस्त को ये हुआ था। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब या बनर्जी साहब वो यहाँ मौजूद थे, बड़े जो उस टाइम के लीडर थे। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर और एक है रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी, शायद ये त्रिवेदी या त्रिवेदी है, 16 अक्टूबर 1905। तो उन्होंने कहा कि इस दिन को एज रक्षाबंधन यानी के तौर पे ऑब्जर्व, मनाया नहीं ऑब्जर्व किया जाए। ऑब्जर्व करने में और मनाने में बड़ा फर्क है। अच्छा, वो अब इसका क्या है कि ब्रिटिश यानी अब इन्होंने हमारी बात नहीं, तो हम इनके जो ये चीज़ें हैं ब्रिटिश गुड्स उनका बायकॉट करेंगे। और सबसे बढ़ के टेक्सटाइल जो मैनचेस्टर वगैरह से आ रहे थे, फिर यूरोपियन प्रोडक्ट्स, और उसके साथ साथ फिर हम देखते हैं कुछ इलाकों में वो इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, जो प्रोफेशनल जो वर्कर्स थे वहाँ पे, उन्होंने इसमें स्ट्राइक्स में ईस्ट इंडिया अच्छा, ये एक कंपनी थी 1906, तो वहाँ के क्लर्क्स ने स्ट्राइक की थी। ये प्रोफेशनल ग्रुप्स थे। हमारे बहुत बड़े हिस्टोरियन जो रहे हैं, सुमित सरकार साहब, एक अथॉरिटी मॉडर्न इंडिया पे, तो उन्होंने इसमें डिस्कर्न जो किया है कि इट हैड यानी जो ट्रेंड्स थी उसमें जिनको कहते हैं कि द मोमेंट दैट कंपीटेड, को एग्जिस्टेड एंड ओवरलैप्ड, यानी इसमें 4 ऐसी ट्रेंड्स थी। तो वो प्लस जो पार्टीशन वाले शेखर बंडे उपाध्याय साहब ने उसको ऐसे लिखा है कि इट वाज मॉडरेट, कंस्ट्रक्टिव स्वदेशी, फिर तीसरा पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म एंड रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। तो पहला देखेंगे द मॉडरेट मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एजिटेशन, उसके बाद सोशल स्ट्रेंड ऑफ सेल्फ स्ट्रेंथिंग विच एडवोकेटेड सेल्फ रिलायंस प्रेयर टू ए कोलिजन विद द कॉलोनियल स्टेट। उसके बाद द मोर रेडिकल स्ट्रैंड ऑफ सेल्फ हेल्प दैट वांटेड टू डेवलप ए relentless boycott of British goods and institutions as a mode of passive resistance and was ready to use violence against the state repression. आखिरी स्मॉल ग्रुप ऑफ एंग्री एंड ये जो मतलब थे मेन एंड वुमेन
who believed in revolutionary terror as the only way to deal with the British. अब ये जब ये ऐसे आदमी सामने आ गए तो मॉडरेट पॉलिटिक्स साइड में चली गई। अब स्वदेशी इसका आंसर है, यानी इसकी बाइकआउट करेंगे, हम स्वदेशी करेंगे तो कॉल हम देखते हैं। उसके बाद एक नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, यानी जब आप उनके स्कूल्स का बाइकआउट करेंगे आपके पास एक अल्टरनेटिव होना चाहिए। तो अल्टरनेटिव क्या है, हम अपनी काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनाएंगे जो 1905 में बंगाल नेशनल कॉलेज, बंगाल टेक्निकल कॉलेज, उसके बाद दर्जनों वो स्कूल्स बनाए गए जहाँ पे तालीम दी जाएगी। क्योंकि जब आप बाइकआउट कर रहे हो स्कूल्स का तो आपके पास तो एक अल्टरनेटिव होना चाहिए कि जहां आपके बच्चे पढ़े। वही यहाँ पे भी हुआ। अब उसके बाद हम देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर साहब, टैगोर उसका बड़ा इसमें रोल था, यानी 1978 तक भी आप समझे बड़ा रोल था, जिन्हें आत्मशक्ति सेल्फ रिलायंस की अब भी अपने आप में एक बड़ा मौजू है। और उसके बाद हम देखते हैं अकबर इलाहाबादी साहब, बंकिम चंद्र चटर्जी साहब, फिर वो 8 में वो रविंद्रनाथ टैगोर वगैरह वगैरह, जिन्हें वो भारत माता वगैरह, एक नेशन को मतलब नेशन एज मदर, यानी अब मुल्क आपकी माँ है, इस तरह का एक जो कल्चरल एलिमेंट इसमें आ गया। तो ओवरऑल तो ये हिंदू, जिस तरह वो हिंदू रिवाइवलिस्टिक मूवमेंट उसकी तरह ये चली। और उसके बाद वही सिमिलर्स, यानी भगवत गीता है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, जो हीरोज इन्वोक किए गए वो भी हिंदू से। तो दैट इज वाई कि मुस्लिम भी थोड़ा इससे दूर ही रहे। अब उसके बाद आप देखिए, अगर इसका वो दूसरा साइड भी है तो उसके बाद गोरा 1909 में टैगोर ने एक नॉवल लिखी थी, गारेबारी, इट वाज इन 1904। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास अपने एक जो मतलब फैक्ट्रीज अपने यहाँ बनाए, स्कूल्स अपने बनाए, तो ये आपने सिर्फ बाइकआउट नहीं किया बल्कि स्वदेशी जो अपने देश का हो, चाहे तालीम हो, चाहे प्रोडक्ट्स हो, जितनी भी चीज़ें आप बाहर से लेते हो, तालीम लेते हो, कल्चर लेते हो, आप प्रोडक्ट्स लेते हो, तो उनका अल्टरनेटिव आपके सामने, तो वो इसका पार्ट था स्वदेशी मूवमेंट का। लेकिन मोबिलाइजेशन कोई इतनी भी ज़्यादा नहीं थी कि पूरा जो बंगाल निकल आए, तो एक लिमिटेड सेक्शन ही इसमें इन्वॉल्व हुआ था। इसका फेलियर भी था कि मूवमेंट फेलियर टू अफेक्ट ब्रिटिश इंपोर्ट्स इनटू इंडिया, यानी कोई खास खातिर खा उन पे असर नहीं पड़ा। अब उसके बाद देखिए, हम देखते हैं कि मूवमेंट जब तहरीक आगे चली तो मॉडरेटर्स बेचारे साइड पे जा रहे थे, क्योंकि वो वायलेंस का जब स्टेट ने रेप्रेशन किया तो उसका जवाब ऐसे ही दिया गया। अब हम देखते हैं वो प्रेशराइज कर रहे हैं मॉडरेटर्स को। तो 1906 में स्वराज या सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में जो कांग्रेस सेशन में प्रेसिडेंट ने कहा, और उसमें 4 रेजोल्यूशन कलकत्ता सेशन में पास किए गए थे, बाइकआउट, स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन एंड सेल्फ गवर्नमेंट, यानी अब हमें ये सारी चीज़ें चाहिए। अब देखिए, ये जो वहाँ थे बिपिन चंद्र पाल, वो चाहते थे कि ये जो बाइकआउट था इसको एक्सटेंड किया, फैलाया जाए हिंदुस्तान के बाकी इलाकों में भी, लेकिन मदन मोहन मालवीय और गोखले ने इसको आगे नहीं बढ़ने दिया, यानी बंगाल तक ठीक है। लेकिन वो बड़े इम्पेशेंट हो रहे थे वो एक्सट्रीमिस्ट, उनको लग रहा था कि अब मॉडरेट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, बेकारी है, इनको साइड में जाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि एक वो जो एक लड़ाई बन गई अब, तो वो चाहते थे कि पूरा कांग्रेस पे ही कब्जा करे, तो फिर लड़ाई नेचुरली प्रेसिडेंटशिप पे आ गई। तो जो सूरत सेशन था उसमें कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप पे बड़ा वहाँ पे ठीक ठाक झगड़ा होने ही वाला था, क्योंकि मॉडरेटिस्ट रश बिहारी घोष को, जो कि बंगाल का एक बैरिस्टर था, अमीर भी था, उसको उन्हें आगे किया, और एक्सट्रीमिस्ट ने लाला लाजपत राय, लेकिन लाला लाजपत राय लड़ाई नहीं चाहते तो उन्होंने मतलब नॉमिनेशन से इनकार कर दिया, तो घोष साहब बन गए। अब पूरी लड़ाई इस पे आ गई, यानी इट केम डाउन टू द retention or rejection of the 4 resolutions that were passed at the Calcutta session। वही बाइकआउट, स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन एंड सेल्फ गवर्नमेंट, इसको बाकी इलाकों में भी लिया जाए, लेकिन मॉडरेटर्स इसके खिलाफ थे। बल्कि फिरोज शाह मेहता ही वांटेड टू कीप दिस आउटसाइड ऑफ द कांग्रेस एजेंडा, यानी 1907 में लड़ाई हुई, वहां पे कुर्सियां चलाई गई, ओवरऑल डिवीजन हो गया। इसको सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस कहा जाता है 1907 में, जब कांग्रेस स्प्लिट हुआ। बिल्कुल, मैंने 2 हिस्सों में, 2 हिस्से क्या थे वो तो एक्सट्रीमिस्ट का कोई इतना मतलब बाद में रहा नहीं, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट।
1908 में तिलक वो रीयूनियन चाहते थे, लेकिन फिरोज शाह मेहता वो बिल्कुल डट के रहे कि हम इनको वापस आने नहीं देंगे। तो वो तो एक कांग्रेसी इनको कहता था इज अ डिजीज, यानी एक डिजीज लिम्ब है कांग्रेस, कैसा कि कैंसरस ग्रोथ है जिसको जितना जल्दी दूर किया जाए ठीक है। 1908 सेशन को मेहता कांग्रेसी कहा जाता क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट को वहाँ आने ही नहीं दिया गया। अब देखिए उसके बाद वो जिसको हम कहते हैं कल्ट ऑफ वायलेंस, यानी पॉलिटिकल ये जो स्वदेशी, इट वाज ऑन डेक्लाइन एंड इट वाज शेप ऑफ इंडिविजुअल वायलेंस। फिर ब्रिटिश ऑफिसर्स को ब्रिटिशर्स को टारगेट किया गया, टारगेट किलिंग की गई वगैरह वगैरह, जिसको बिपिन चंद्रा साहब वगैरह रेवोल्यूशनरी टेररिज्म का नाम देते हैं। अब देखिए कि कोई डायरेक्ट रिजल्ट इसका ऐसा नहीं था कि इसको कहेंगे हम कि कामयाबी हुई, और जितनी भी मतलब मोस्ट ऑफ इट इज अटेम्प्टेड एंडेड इन फेलियर, लेकिन पहली बड़ी मास मोबिलाइजेशन थी। उसके बाद हम देखते हैं कि एक और कलकत्ता तो सेंटर रहा है, लेकिन पूना, बॉम्बे, अहमदाबाद, दिल्ली, लाहौर, लखनऊ, इलाहाबाद एंड मद्रास, दीज आल्सो इमर्ज्ड एज न्यू सेंटर्स ऑफ नेशनल सेंटीमेंट। तो ये स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट है। उसके बाद मैं नेक्स्ट किसी और टॉपिक पे बात करूंगा। इसी पे आज इसको कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।